हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो हम लोग इस चैप्टर से पढ़ चुके हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, फिर उसके बाद में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, फिर इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक पढ़ चुके हैं, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण। जी, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण की कहानी भी स्वप्रेरण की भांति ही रहती है, थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है। अन्योन प्रेरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा प्रवाहित की जाए अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पर बात हम करेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक की, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा डायग्राम से समझा देते हैं। क्या है कि आपका एक ये प्राथमिक कुंडली रखी है। अगर हम प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं इधर से, ठीक है, तो इसके पास रखी द्वितीय कुंडली में स्वतः ही एक धारा प्रेरित होगी जिसकी दिशा रहेगी ठीक इसके विपरीत। अगर इस कुंडली में हम इधर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसकी दिशा रहती है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के ठीक विपरीत। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पर चुंबक की सहायता से समझाएं तो चुंबक की सहायता से, या मतलब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अगर ऐसे ड्रॉ कर दें, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे, ये कंडीशन रहेगी चुंबकीय बल रेखाओं की कि इससे गुजरने वाली, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसकी दिशा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा के ठीक विपरीत रहती है। इस घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक की। तो यहाँ पर परिभाषा में अन्योन प्रेरण गुणांक, अब हम यहाँ पर मान लिया हमने अन्योन प्रेरण की गुणांक की परिभाषा हमें देनी है, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि दो कुंडलियाँ हैं जो एक दूसरे के समीप रखे हैं। यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा I1 हो, जिसके कारण द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, अब द्वितीय कुंडली में अगर हम फेरों की संख्या मान लेते हैं कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो यहाँ पर अच्छी सी भाषा हम लिख देते हैं, माना प्राथमिक
कुंडली में प्रवाहित धारा स्मॉल आई तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है या हो, तब द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो कुल चुंबकीय फ्लक्स n फाई बी प्रोपोर्शनल होगा I1, यानी कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा को हम I1 मान लेते हैं। तो द्वितीयक कुंडली से जो कुल गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के। कहने का मतलब धारा का मान जितना हम बढ़ाएंगे इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स ग्रंथताओं की संख्या होगी उसमें वृद्धि होगी, यानी कि धारा में हम जितना परिवर्तन करेंगे, छोटी सी धारा प्रवाहित करेंगे फिर धारा का मान बढ़ाएंगे, धारा का मान बढ़ाने से इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथताओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो n फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के। यहाँ से अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे तो कोई न कोई नियतांक लाना है हमें, तो n फाई वी बराबर आपका आ जाता है mi1, जहाँ m कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। जहाँ m पहले तो हम कह सकते हैं कि m एक नियतांक है जिसे कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, तब यहाँ से m बराबर आपका हो जाएगा n फाई v अपान I। तो यहाँ से वेबर प्रति एम्पियर, जहाँ m अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। यहाँ से इसकी परिभाषा भी हमें देनी है, तो परिभाषा हम किस प्रकार लिख सकते हैं? परिभाषा आप लोग स्वयं बना सकते हैं, बस आसानी से आपको देखना है कि ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है, इनका अनुपात है, तो बस परिभाषा आराम से बन जाएगी। यहाँ से अगर हम परिभाषा बनाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं? द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तथा प्राथमिक कुंडली में, ये n फाई बी कहाँ है? द्वितीयक कुंडली से, तो द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? अंश व हर में डेल्टा टी या डी टी का भाग दे देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में डी टी से भाग देने पर, तो यहाँ पर डी टी से भाग दे देते हैं, तो ये आपका m बराबर हो जाएगा n फाई v अपान डी टी, टोटल अपान हो जाएगा I1 अपान डी टी। क्लियर? अच्छा, यहाँ से अगर हम मान लें यदि बाद में मानते हैं, यहाँ पहले चूंकि लिख देते हैं इसके बारे में। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है, पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं, n डेल्टा फाई वी अपान डेल्टा टी इक्वल होता था आपका माइनस का, ये यहाँ माइनस चिन्ह लग जाए तो ये E के इक्वल होता है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि E इक्वल माइनस n फाई बी अपान टी,
पढ़ा है ना। तो यहाँ से इसलिए m बराबर आपका हो जाएगा -e/i1 और अपॉन dt। ठीक। अच्छा, यहाँ से हम कह सकते हैं या मान सकते हैं यदि डेल i1/dt इक्वल 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तब आपका हो जाएगा m बराबर -e। संख्यात्मक मान में अगर हम रखें, संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान में m इक्वल आपका हो जाएगा e। ठीक है। तो यहाँ से भी परिभाषा आ जाती है। यहाँ से परिभाषा हम किस प्रकार देंगे, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा i1/dt इक्वल 1 एम्पियर प्रति सेकंड, इसको ध्यान में रखना है। बस परिभाषा इजी से आप बोल सकते हैं। किस प्रकार बोलेंगे, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिमाण में कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। इस प्रकार से कह सकते हैं, या वही किताब की परिभाषा जो लिखी रहती है कि किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। ये तो हमारे अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात हो गई भाई, कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। अच्छा, इसका मात्रक हेनरी और होता है भैया, इसका मात्रक यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और हेनरी। ठीक है, नहीं तो बोलोगे हेनरी तो बताया नहीं है आपने, यहाँ पर हेनरी मात्रक होता है इसका। चलिए इसको साफ कर रहा हूँ। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, चलो भाई, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात तो हो गई, लेकिन हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक को अभी रोक रहे हैं। एक डेरिवेशन, अच्छा डेरिवेशन है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम की व्याख्या। ठीक है, लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम की व्याख्या। इस डेरिवेशन को देख लेते हैं। अच्छा डेरिवेशन है, बोर्ड में आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगी हमारी लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या। क्या बात है, पूरे बोर्ड में हेडिंग आ पाई। चलिए अब हमें लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या से ये तो स्पष्ट है कि आपको कहीं ना कहीं फैराडे के नियमानुसार E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कैपिटल U आकार का एक चालक एक समान
चुंबकीय क्षेत्र V में रखा है, जिसके ऊपर स्मॉल l लंबाई की एक चालक छड़ v वेग से दाईं ओर गति कराई जाती है। ठीक है, ये हमने इतना मान लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, जिसकी दिशा है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें एक कैपिटल U आकार का चालक रखा है, ऐसे कैपिटल U आकार का हम एक चालक बना देते हैं। थोड़ा सा अच्छा चित्र बन जा भाई, जिससे कि लगे कि हमें भी कला आती है थोड़ी बहुत है। चलिए, तो हमने एक कैपिटल U आकार का एक चालक रख दिया और इसके ऊपर इस चालक को नाम दे देते हैं P Q R S। ये रहा आपका चालक, और इसके ऊपर एक L लंबाई की एक चालक छड़ J के मान लेते हैं। एक L लंबाई की चालक छड़ है J के, जिसकी लंबाई क्या है L। क्लियर? अच्छा, अब इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर हमारी एक J के चालक छड़ हो गई जो PQRS चालक पर रखी है। तो इस कंडीशन में इतना जो आपको दिख रहा है JQRK, ये हमारा एक बंद लूप हो गया, बंद लूप की भांति कार्य करेगा। ठीक है, जब बंद लूप की भांति कार्य करेगा तो अब यहाँ देखना भाई क्रिया क्या होगी। चूंकि प्रत्येक चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है, तो इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर एक लॉरेंज बल लगेगा, जिसकी दिशा होगी नीचे की ओर। यहाँ लिख रहे हैं, तब चालक छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित लॉरेंज बल, और लॉरेंज बल, बहुत बढ़िया भाई, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल कितना होगा, Fm बराबर कितना होगा QVV। सही है, इतना ही होगा। अच्छा, आरोपित लॉरेंज बल हमने निकाल लिया। इस बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं K R Q J के मार्ग में गति करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन K R Q J के मार्ग में गति करेंगे या गति करेगा। तब इसके समतुल्य धारा, यहाँ आप लिखेंगे, तब इसके
समतुल्य धारा। अब आपको पता है भाई कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपका झुन झुन इधर जाएगा तो धारा आपकी इधर आएगी ना, क्लियर है। कौन सा रूल, यहाँ पर हम रूल लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अगर बाई चांस नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे अभी, ठीक। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस चालक छड़ को इधर गति करवाना है भाई बी वेग से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसके समतुल्य धारा I जो होगी वो J Q R K J मार्ग में प्रवाहित होगी, क्लियर है। अच्छा, कहने का मतलब है कि जब चालक में इस बंद लूप में धारा प्रवाहित होने लगी, यानी कि यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब चालक जो हमारा जे के चालक है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। जब जे के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी या हो रही है, ठीक है, तब इस पर एक बल लगेगा, ठीक, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर या फ्लेमिंग के हथेली के दाएं हाथ की हथेली के रूल नंबर 2 से, नियम नंबर 2 से ज्ञात कर सकते हैं कि इस पर लगने वाला बल कौन सा होगा। ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में तथा उंगलियां उस बिंदु यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों, तब हथेली की लंबवत दिशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार रखेंगे ना, इस प्रकार रखेंगे तो इस पर एक बल लगेगा चालक पर, या फडेश इधर मान लेते हैं होगी, तब चालक पर आरोपित बल तो एफ डैश इक्वल हो जाएगा आई वी और एल, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि चालक पर आरोपित बल इतना हो रहा है भाई, इसकी दिशा रहेगी दाईं ओर। अब हमें इस चालक छड़ को ले जाना है, इसकी दिशा रहेगी बाईं ओर। अब हमें इस चालक छड़ को ले जाना है दाईं ओर। अब दाईं ओर ले जाना है, बी वेग से ले जाना है, तो दाईं ओर ले जाने के लिए इस बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक बल लगाना होगा, तभी तो ये जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई इस चालक को इधर ये खींच रहा है, इस पर बल लग रहा है इधर की ओर, इधर, ठीक है। अब हमें इस छड़ को इधर ले जाना है, तो इधर ले जाना है तो इसके ठीक विपरीत दिशा में एक बल लगाना होगा और जो परिमाण में बराबर होना चाहिए। तब चालक छड़ को दाईं ओर गति कराने के लिए एफ डैश के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक बल लगाना होगा, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि जो हमें बल लगाना है वो एफ है, तब बल एफ बराबर
माइनस एफ डैश। क्लियर है, विपरीत दिशा में हो गया, परिमाण में बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ बराबर माइनस आई वी एल हो जाएगा। चलिए इतना बल हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया कि भाई इतना बल लगेगा, तब इसको बी वेग से इधर ले जाना है। अब बी वेग से हम मान लेते हैं कि वी वेग से चालक छड़ को टी समय अंतराल में, स्मॉल टी समय अंतराल में dx दूरी विस्थापित किया जाता है या डेल्टा x दूरी विस्थापित किया जा रहा है। तो अब आपकी चालक छड़ यहाँ आ गई z डैश और k डैश, ठीक है। यदि छड़ को टी समय अंतराल में डेल्टा x दूरी विस्थापित किया गया तब किया गया कार्य, तो किया गया कार्य निकालेंगे तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर बल आपका क्या है, माइनस आई वी एल, माइनस आई वी एल गुणे विस्थापन आपका कितना है, तो विस्थापन भैया है हमारा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स दूरी ले गए। अच्छा यहाँ पर भैया ज़रा देखना भाई साहब, एक्स डेल्टा एक्स की अगर हम बात करें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि v और इंटू टी, इतना होगा ना। यहाँ पर रख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस आई वी एल और यहाँ पर आपका हो जाएगा v और इंटू टी। क्लियर है, इतना होगा। अच्छा यहाँ पर आई जो आपको दिख रहा है ना, आई इंटू टी इक्वल आपका क्यू होता है ना, आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल आई टी। हाँ बहुत बढ़िया, तो यह आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल हो जाएगा वी वी एल, इतना हो गया वी वी एल। अच्छा डब्ल्यू अपॉन क्यू को कुछ कहते हैं, हाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर, प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा आपका वी वी एल, इतना हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब ये हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि इसको डेल्टा एक्स दूरी ले जाने में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मैं इसको थोड़ा ऊपर से साफ कर रहा हूँ भाई, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने आज डेरिवेशन को अच्छे से लिखा। आप लोग कमेंट करते रहते हो ना, लिखवाते नहीं हो, तो हमारा बोर्ड ही आज छोटा पड़ गया। आपकी कॉपी छोटी नहीं पड़ेगी, बोर्ड हमारा छोटा पड़ जाता है बस। चलिए अब यहाँ पर तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। अच्छा परिवर्तन क्यों होगा, देखो यहाँ पर जो हमने चालक छड़ को प्रारंभिक स्थिति में रखा था, यानी कि जे के स्थिति में, तब ये हमारा एक बंद लूप था, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ से क्या किया, इधर खिसकाया तो लूप का जो एरिया क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा।
तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा तो उसको हम डेल्टा फाई वी लिख सकते हैं। तो डेल्टा फाई बी बराबर आपका कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र और गुणे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और गुणे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो डेल्टा फाई बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र आपका V रहा, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि डेल्टा x और इंटू एल, इतनी वृद्धि हो गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डेल्टा x की वैल्यू रख देते हैं। तो डेल्टा फाई बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा b इंटू डेल्टा x बराबर हम क्या रख सकते हैं v t और इंटू तो एल है ही हमारा। चलिए t को इधर अपान में ले आते हैं, t को ले आते हैं अपान में, अपान में आ गया भाई t, अपान में आ गया t, तो v एल बचा, इधर b एल बचा। अरे भाई क्या बात है। ये इधर देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन फर्स्ट सॉरी माइनस चिन्ह भूल गया तो भाई गड़बड़ हो जाता अभी। इस माइनस चिन्ह को रख देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेल्टा फाई बी अपान टी इक्वल माइनस ई, हो गया ना। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाएंगे। तो E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, या सिर्फ टी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टी रखा, टी ही रहने देते हैं। तो ये हो गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की व्याख्या कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की व्याख्या हो गई। और कब तक होगा, जब तक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक, जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चलिए इसको मैं साफ कर दूं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम छोड़ के आए थे, अभी हमने टॉपिक जो छोड़ा था, क्या छोड़ा था, अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण के बारे में देख लेते हैं हम। अन्योन प्रेरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो अन्योन प्रेरण में हम पढ़ लेते हैं, अच्छा डेरिवेशन है, हमेशा आता रहता है बोर्ड एग्जाम में, कि दो समाक्ष परिनालिकाओं, धारावाही परिनालिकाओं का अन्योन प्रेरण गुणांक। तो हेडिंग जो लोग लिख रहे हैं हेडिंग डाल लें, तब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ। साफ हो जा जल्दी से भाई, परमानेंट तो नहीं है इंक, नहीं जी परमानेंट नहीं है। चलिए हेडिंग हेडिंग हेडिंग, दो समाक्ष या समाक्षीय धारावाही परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरण। ठीक है, ये रही हमारी हेडिंग। तो दो धारावाही परिनालिकाएं जो एक ही अक्ष पर एक दूसरे के साथ समक्ष रखी हैं, ठीक है, समक्ष मतलब एक ही अक्ष पर रखी हूँ। अब उनके बीच अन्योन प्रेरण हमें निकालना है, अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है,
चलिए, अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना दो धारावाही परिनालिकाएं एक दूसरे के समक्ष रखी हैं, जिनमें फेरों की संख्या n1 व n2 है। ठीक है, अब फेरों की संख्या यहाँ दी गई, तो अब हम चित्र बना लेते हैं भैया। चित्र बना लें। अच्छा, परिनालिका की लंबाई भी अगर मान लें तो, चलिए छोड़िए लंबाई, क्या ज़रूरत है, होगी तो रख देंगे। यहाँ पर हमने एक ये परिनालिका मान ली, और इसमें भैया फेरों की संख्या है n1। कितनी है फेरों की संख्या? n1। ठीक है, तो इसमें फेरों की संख्या है n1। यहाँ पर लिख देता हूँ n1। ठीक है। अच्छा, अगर इसके अक्ष की बात करेंगे तो यह इसी अक्ष होगी भैया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी परिनालिका, तो दूसरी परिनालिका हम इससे बना लेते हैं। ये हमने एक दूसरी परिनालिका बना ली, और जिसमें फेरों की संख्या है n2। कितनी है? n2। इसमें फेरों की संख्या है n2। ये दूसरी परिनालिका। पहली परिनालिका को हम AB नाम दे देते हैं, दूसरी परिनालिका को CD नाम दे दिया। ठीक है। यदि हम मान लें, यदि पहली परिनालिका में प्रवाहित धारा स्मॉल I हो, तब इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो B इक्वल, अगर हम मान लें कि पहली परिनालिका की लंबाई जो है L है, पहली परिनालिका की लंबाई L है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? μ0n1 और I। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा? L। कितना होगा? जी हाँ। ठीक है, ये पहली परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का माना गया। अब चूंकि दूसरी परिनालिका पहली परिनालिका के ऊपर ही भैया लिपटी हुई है। ठीक है। हाँ, चूंकि दूसरी परिनालिका पहली परिनालिका के ऊपर लिपटी है या लपेटी जाती है, तब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो ये चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? चुंबकीय फ्लक्स फाई B बराबर कितना हो जाएगा? V और A। कितना होगा?
चलिए अब यहाँ पर जब हमने चुंबकीय फ्लक्स लिख ही दिया है तो बी का मान लिख देते हैं। तो फाई बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, म्यू ज़ीरो N1 I और A और अपान आपका कितना होगा L, इतना ही होगा। ये तो आ गया दूसरी परिनालिका के प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। अब चूंकि दूसरी परिनालिका में हमने फेरों की संख्या मान रखी है कि कैपिटल N2 है, तो इसका मतलब गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर हम N2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ N2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स ये है, तो यहाँ हो जाएगा N2 5BA। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं N2 5BA, तो यहाँ भी आपका हो गया N2 5BA, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा N2। ठीक है, अच्छा तो अब आपका ये क्या बचा है भाई, N2 5B। ठीक, इक्वल आपका क्या है, इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा साफ करूँगा, ज़्यादा नहीं, इधर ऐसे बना देता हूँ, L है। ठीक है, कितना हो जाएगा, म्यू ज़ीरो I N1 और N2 A और अपान आपका हो गया L। I को इधर ले आते हैं, तो I अपान में आएगा तो यहाँ पर E हो जाएगा, E होगा, कैपिटल M होगा भाई, कैपिटल M, म्यू ज़ीरो N1 N2 A अपान L। अरे भैया अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ चलिए लिख देता हूँ एक बार लिख देता हूँ, तो N2 5B अपान I इक्वल म्यू ज़ीरो N1 N2 A अपान L। इसको हम कहते हैं कैपिटल M, तो कैपिटल M इक्वल म्यू ज़ीरो N1 N2 और A अपान L, इतना हो गया हेनरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम A की वैल्यू रखें, मान लें कि परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल r है, दूसरी परिनालिका की जो त्रिज्या है स्मॉल r है या R2 है, तब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यदि परिनालिका की त्रिज्या ठीक R2 हो, तब यहाँ पर M बराबर म्यू ज़ीरो पाई N1 और N2 और R2 स्क्वायर अपान L, इतना हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर पाई R2 स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपका दो समक्ष धारावाही परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का डेरिवेशन था। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आता रहता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहता है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं आप लोग भैया, आता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इस डेरिवेशन की भी विदाई हो गई, ये डेरिवेशन ख़त्म हुआ। अब इसके बाद में इस चैप्टर में हमारे हिसाब से जो आपका इम्पोर्टेंट बचता है वो है भ्रमर धाराएं। तो भ्रमर धाराएं पढ़ानी है भाई, भ्रमर धाराएं, अरे वही जो पानी में उत्पन्न होती हैं, जल में उत्पन्न होती हैं, वैसी ही होती हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्रोड में उत्पन्न होती हैं। जो क्रोड होती है, क्रोड का मतलब लोहे का टुकड़ा भी कह सकते हैं, नरम लोहे का टुकड़ा। चलिए तो भ्रमर धाराएं, हेडिंग रहेगी भ्रमर
धाराएं, तो भ्रमर धाराएं, भ्रमर धाराएं जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी लोहे के टुकड़े को गति करवाते हैं अथवा रखते हैं तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें धाराएं प्रेरित हो जाती हैं, धारा प्रेरित होती है। ये धाराएं जल में उत्पन्न भ्रमर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, इसलिए इन्हें भ्रमर धाराएं कहते हैं। इन धाराओं को सर्वप्रथम फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इनका ऑब्जर्वेशन किया था, इसलिए भ्रमर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, हमेशा 8 नंबर का चैप्टर आता है जिसका नाम है एसी, अल्टरनेटिव करंट, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा। तो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है आपका, इसमें से हमेशा 8 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, 100% 8 नंबर का आता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर से शक्ति गुणांक और उसके बाद में क्या हटाया गया है, शक्ति गुणांक हटा दिया गया, औसत शक्ति 6 हटा दी गई है। दो टॉपिक हट गए हैं, औसत शक्ति 6 और शक्ति गुणांक, ये 2 टॉपिक आपके हटे हैं। अच्छा, रही बात इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल अल्टरनेटिव करंट वाला जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, उसको पढ़ाने के बाद में 2 वीडियो बनाऊंगा जिनमें जो हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल छुटे हुए हैं, अंकिक प्रश्न छुटे हुए हैं, उनको मैं लगवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेटिव करंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। थैंक यू।